प्रेसिपिटेटर। हाँ जी, क्वार्टरनल स्मोक प्रेसिपिटेटर क्या होता है, कोई बता सकता है? व्हाट इज द यूज ऑफ क्वार्टरनल स्मोक प्रेसिपिटेटर? बच्चों, क्वार्टरनल स्मोक प्रेसिपिटेटर जो होता है वो स्मोक के अंदर जो कार्बन पार्टिकल्स होते हैं उनको प्रेसिपिटेट करने के लिए होता है। स्मोक को भी हम मानते हैं कोलॉइडल। स्मोक के अंदर हम मान रहे हैं कि कार्बन के छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं डिस्पर्स्ड फेज में, और उनके ऊपर कोई ना कोई चार्ज होता है। तो हम क्या करते हैं, चिमनी में हम चार्ज दे देते हैं, एक तरफ पॉजिटिव चार्ज दे देते हैं और एक तरफ नेगेटिव। तो कार्बन के पार्टिकल्स पे अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो वो नेगेटिव पे चले जाएंगे, और नेगेटिव होगा तो पॉजिटिव पे चले जाएंगे। तो जब स्मोक ऊपर आती है तो कार्बन पार्टिकल्स न्यूट्रलाइज होकर नीचे बैठ जाएंगे, ये नीचे बैठ जाएंगे सारे। तो क्या होगा, जो ऊपर से गैस निकलेगी ओनली वेस्ट गैसेस विदाउट कार्बन पार्टिकल्स और डिस्पर्स्ड फेज। ठीक है, जो भी सॉलिड पार्टिकल्स अगर उसके अंदर हैं भी तो वो सब जो साइज़ कोलाइडल साइज़ में हैं वो नीचे बैठ जाएंगे और खाली वेस्ट गैसेस निकलेंगी। तो इसका बेनिफिट क्या होगा बच्चों? क्वार्टरनल स्मोक प्रेसिपिटेटर का बेनिफिट क्या है? एनीबॉडी? यस, इसका बेनिफिट ये होगा, बेनिफिट इसका सबसे बड़ा है कि जो हवा के अंदर वेस्ट गैसेस निकलेंगी उसके अंदर पार्टिकुलेट मैटर नहीं होगा। ये जो पार्टिकुलेट मैटर है हवा का, ये आपकी सांस में जाता है, और सांस में जाएगा तो आपके लंग्स में फंसेगा, तो लंग्स के अंदर इन्फेक्शन होगा या लंग्स की प्रॉब्लम्स डेवलप होती हैं। तो ये प्रॉब्लम ना हो तो हम क्या करते हैं, उसको पार्टिकल्स को नीचे बैठा लेते हैं। इज इट क्लियर? इसके पार्टिकल्स को मंडे या ट्यूसडे में से किसी एक दिन आ जाऊंगी वापस। ठीक, हाँ ठीक है। तो ये जो वेस्ट गैसेस निकलेंगी इसके अंदर कोई कार्बन पार्टिकल्स नहीं होंगे, और जब ये वेस्ट गैस निकलेंगी कार्बन पार्टिकल्स नहीं होंगे तो जो पॉल्यूशन हवा में होता था वो कम हो जाएगा। इज इट क्लियर? पार्टिकुलेट मैटर नहीं होगा। तो इसको हम कहते हैं क्वार्टरनल स्मोक प्रेसिपिटेटर। इट न्यूट्रलाइजेज द चार्ज present on the carbon particles dispersed phase, that is carbon particles. Therefore only the waste gases come out from the exhaust, from the चिमनी में से केवल यही गैसेस आती हैं। ठीक है जी, ये चिमनी है। ठीक है बच्चों, हाँ जी, ये चिमनी हम दिखा रहे हैं, इसमें से धुआं निकल रही है। धुआं जो थी, धुआं के अंदर से कार्बन पार्टिकल्स नीचे सेटल हो गए, क्योंकि यहाँ पे चिमनी में हमने पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज दे दिया, क्योंकि कार्बन पार्टिकल्स पे कोई ना कोई चार्ज होगा, या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। पॉजिटिव होगा तो नेगेटिव पे बैठ जाएंगे, नेगेटिव होगा तो पॉजिटिव पे, और यहाँ से वेस्ट गैसेस निकलेंगी। तो ये जो क्वार्टरनल स्मोक प्रेसिपिटेटर है ये कारों में लगा रहता है, ठीक है, ताकि कार के एग्जॉस्ट में से जो
मतलब है वेस्ट गैसेस निकले केवल, और कार्बन पार्टिकल्स या अनबर्न्ड पार्टिकल्स जो डिस्पर्स्ड फेज है वो नीचे सेटल कर जाएगा, तो वो हवा के वेस्ट गैसेस के साथ पीछे वाले के लंग्स में नहीं जाएगा, हवा के अंदर पार्टिकुलेट मैटर ना आए, उसके लिए हम कॉटल स्मोक प्रेसिपिटेटर यूज़ कर लेते हैं। उतारिए बच्चों, जल्दी से इसको उतारिए, फिर नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट हम लोग प्योरीफिकेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर की बात करते हैं। जो राजस्थान वगैरह है वहाँ पे जो पीने का पानी लोग कुएं से भर के लाते हैं या अंडरग्राउंड पानी जो लेके आते हैं उसमें थोड़ा पीला पीला होता है, तो वो क्यों होता है? उसमें पानी पीला होने का कारण क्या होता है कि ये माना जाता है कि उसके अंदर सैंड होता है इन कोलाइडल साइज, बहुत छोटा सैंड होता है, सैंड के पार्टिकल्स हैं वो कोलाइडल साइज़ में हैं। अब जब वो कोलाइडल साइज़ में हैं तो उनको छानोगे तो निकलेंगे नहीं वो, ठीक है, क्योंकि उनका साइज़ इतना छोटा है, 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर है, तो वो छानने में भी निकलेगा नहीं। तो फिर उसको ड्रिंकिंग वाटर में से कैसे हटाया जाए? हाँ जी, यस, एलम। इसमें पानी में एलम घुमा देते हैं, ठीक है, मान लीजिए इस तरह से दिखा दो, एलम। एलम जो होता है पोटेशियम एल्युमिनियम सल्फेट होता है, तो उसके अंदर पॉजिटिव नेगेटिव आयंस हैं, इलेक्ट्रोलाइट है। वो क्या करेगा, जो भी चार्ज है इनके ऊपर उसको न्यूट्रलाइज कर देगा, तो ये सारे नीचे बैठ जाएंगे और फिर ऊपर का पानी साफ़ हो जाएगा, उसको डिकेंट कर लीजिए, उसको निकाल लीजिए। इज इट क्लियर? तो प्योरीफिकेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर में व्हेन वी dissolve alum in the water in which some colloidal particles are present, then it will neutralize the charge present on the dispersed phase, due to which they will settle down and the water will be fit for drinking। ठीक है जी, तो इस तरह से ड्रिंकिंग वाटर को भी हम इससे प्योरीफाई कर पाते हैं। जो मेडिसिन्स हैं हमारी उसमें कोलाइडल पार्टिकल्स कैसे रोल प्ले कर रहे हैं? मेडिसिन्स ज़्यादातर हम कोलाइडल साइज़ में लेते हैं, क्योंकि जो कोलाइडल साइज़ है वो उसकी सरफेस एरिया ज़्यादा होती है। अगर कोई चीज़ सॉलिड फॉर्म में ले रहे हो, उसकी जगह उसको कोलाइडल फॉर्म में ले रहे हो, तो उसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है, और सरफेस एरिया लार्ज होने की वजह से मेडिसिन विल बी digested and absorbed and assimilated in the blood more easily, because the surface area is large, it will be digested and assimilated more easily, therefore most of the medicines are in the form of colloids। ठीक है, नेक्स्ट जो कोलाइडल पार्टिकल्स का यूज़ हम देख सकते हैं कि जो ब्लड है, ब्लड भी कोलाइडल है, तो शेविंग करते समय अगर छोटा मोटा कहीं कट लग जाता है तो क्या कैसे रोका जाता है? यस, एलम जो है फिटकरी, उसको थोड़ा थोड़ा घिसा जाता है, तो जहाँ पे हल्की ब्लीडिंग हो रही है चेहरे पे जब शेविंग करने के बाद, तो उस जगह पे लगाने से ब्लड के ऊपर कोई ना कोई चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज मानते हैं हीमोग्लोबिन पे, तो एलम जो है वो पोटेशियम एल्युमिनियम सल्फेट है, वो एक तरह से इलेक्ट्रोलाइट है, तो पॉजिटिव नेगेटिव न्यूट्रलाइज हो जाएगा, ब्लड वहाँ पे बाहर के पोर्शन में कोगुलेट हो जाएगा, ब्लीडिंग रुक जाएगी। तो छोटी मोटी ब्लीडिंग के लिए तो चल सकता है, अगर ज़्यादा कट जाएगा तो फिर वो नहीं रुक पाएगा, फिर स्टिचेस लगते हैं। ओके जी, क्लियर हो गया? हाँ, क्लेंजिंग एक्शन ऑफ सोप आपको मैंने बताया था बच्चों। क्लेंजिंग एक्शन ऑफ सोप में मैंने बताया था कि सोप में एक मिसल फॉर्मेशन होता है, एक तरफ चार्ज होता है, एक हाइड्रोफोबिक होता है, एक पार्ट हाइड्रोफोबिक है और एक हाइड्रोफिलिक है।
ठीक है, क्लेंजिंग एक्शन ऑफ सोप। तो उसमें क्या होता है कि जो हाइड्रोफोबिक पार्ट है वो ऑयली डर्ट, इसको ऑयली डर्ट कह लो, जो हम लोग के कपड़ों में गंदगी लगी हुई है अंदर, तो कैसे लगी है, हमारी बॉडी में से हल्का फुल्का ऑयल भी है, पसीना है, स्वेट ग्लैंड्स हैं, तो ऑयली है, और जो डर्ट है उस पर चिपक जाती है तो ऑयली डर्ट हो जाती है, ये कपड़े में चिपक जाती है। और ये कैसे निकालेंगे, जब सोप है, सोप का जो हाइड्रोफोबिक पार्ट है वो अंदर आ जाता है, वो भी ऑयल की तरफ, ये भी कार्बन, तो एक ही तरफ होकर ये ट्रैप हो जाता है, और नेगेटिव वाला या चार्ज वाला पार्ट वो वाटर में रह जाता है, इधर वाटर में सस्पेंडेड हो जाता है, और ये बन गया हमारा मिसल। और ये मिसल पानी में तैरता रहता है। ये जो मिसल बना है ये कोलॉइडल साइज़ में है, कोलॉइडल इन साइज़। तो ये जो मिसल है पानी में तैरता रहता है, पानी को बहा दिया जाएगा, गंदगी बह गई, कपड़ा साफ़ हो गया। ठीक है, तो सोप जैसे हम C17H35 COO Na+ है, पॉजिटिव वाला पार्ट तो अलग हट गया, बट ये जो बचा हुआ पार्ट है ये बड़ा है, ये कोलॉइडल साइज़ में आ जाता है जब मिसल बना लेता है, और ये मिसल्स पानी में तैरते रहते हैं, और ये तैरेंगे, जब पानी को बहा दोगे तो ये भी बह जाता है, गंदगी बह गई, कपड़े साफ़ हो जाते हैं। तो इसलिए हम सोप उसको यूज़ करते हैं कपड़े को साफ़ करने के लिए, ताकि ऑयली डर्ट जो है वो मिसल बन के हट जाए। ठीक है, कपड़ों को हम खींचते भी हैं, पीटते भी हैं, हालांकि पीटने की ज़रूरत ज़्यादा है नहीं, पर पीटते भी हैं, धोबी लोग तो खूब पीटते हैं। तो क्या पर्पज़ है उसको खींचने का या एजिटेट करने का? उसका पर्पज़ ये होता है कि जो डर्ट अंदर घुसी हुई है वहाँ तक भी साबुन पहुँच जाए और मिसल बना ले, और मिसल बनाने के बाद वो मिसल कपड़े से हट के पानी में आ जाए, इसलिए उसको खींचा जाता है, खींचा जाता है, कुछ भी पटको या कुछ भी करो, ब्रश से रगड़ो, ताकि सब जगह सोप पहुँच जाए, सब जगह मिसल्स बन जाए, वो मिसल्स कपड़े से हट के पानी में आ जाएं और कपड़ा साफ़ हो जाए। ठीक है, क्योंकि क्या पता डर्ट की 2-4 लेयर लग गई हो, पता चला 5 दिन तक किसी बच्चे ने शर्ट पहनी है, पहले दिन की लेयर बन गई, फिर दूसरे दिन की, 5 दिन की लेयर बन गई। अब उसको लेयर को अगर जब तक खींचोगे नहीं, ठीक से एजिटेट नहीं करोगे, तो अंदर वाली लेयर में तो पहुंच ही नहीं रहा माल, साबुन लगी नहीं पा रही है, तो इसलिए उसको एजिटेट किया जाता है ताकि अंदर तक मिसल्स बन जाएं तो सारी डर्ट हट जाए। क्लियर है बच्चों? ये मिसल्स जो हैं एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे बनती हैं और एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन पे बनती हैं। तो जिस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे बनती हैं उसको क्या कहते हैं? क्राफ्ट टेम्परेचर। इसको टीके लिखते हैं शॉर्ट में, टीके, टेम्परेचर एट विच द मिसल्स आर फॉर्म्ड, द मिसल्स आर फॉर्म्ड is known as Kraft temperature, और CMC critical missile concentration। It is the concentration at which the missiles are formed। ठीक है, वो कंसंट्रेशन जिस पे मिसल्स बनती हैं, उससे अगर कंसंट्रेशन कम होगी तो मिसल्स नहीं बनेंगे, तो वो क्रिटिकल मिसल कंसंट्रेशन कहलाती है। ठीक है बच्चों, हमने कोलॉइडल पार्टिकल्स को कोआगुलेट करने के लिए 5 मेथड्स बताए थे। कोई बता सकता है कौन कौन से 5 मेथड्स थे? 5 मेथड्स फॉर द कोआगुलेशन ऑफ कोलॉइडल पार्टिकल्स। एनीबडी? इलेक्ट्रोफोरेसिस होता है, यस।
नहीं, डबल डिकम्पोजिशन से बनाते हैं। इसमें डबल डिकम्पोजिशन नहीं कहोगे, आप कहोगे एडिशन ऑफ इक्विमोलर अपोजिटली चार्ज कोलाइडल सॉल्ट्स। दोनों, एक पे नेगेटिव चार्ज है, एक पे पॉजिटिव चार्ज है, इक्विमोलर क्वांटिटीज़ में मिक्स कर दोगे तो क्या होगा, चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाएगा, प्रेसिपिटेट कर जाएंगे। क्लियर है? और क्या तरीके हैं? हाँ, प्रोलॉन्ग डायलिसिस से भी हो सकता है। बार बार डायलिसिस करेंगे तो भी कोलाइडल पार्टिकल्स बैठ जाते हैं। कोई बता सकता है क्यों? इसलिए बैठ जाते हैं कि कोलाइडल पार्टिकल्स के ऊपर चार्ज प्रेजेंट रहता है, एड्जॉर्ब्ड रहता है। जब सारा चार्ज हटा दोगे तो क्या होगा, न्यूट्रल हो जाएगा। न्यूट्रल हो जाएंगे, वो आपस में कोलेस्क कर जाएंगे। कोलेस्क करने की वजह से क्या होगा, भारी हो जाएंगे, बैठ जाएंगे नीचे। तो डायलिसिस, ब्लड की डायलिसिस बार बार नहीं करनी चाहिए एक ही बार में। एक बार हो गई बस, ठीक है, फिर कोई कहे नहीं दोबारा कर दो, तो नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ब्लड के ऊपर कुछ चार्ज आयंस चिपक जाते हैं, एड्जॉर्प्शन हो जाता है, सेलेक्टिव एड्जॉर्प्शन, वो हट जाते हैं डायलिसिस में। और बार बार करोगे तो सारे ही हट जाएंगे। जब सारे हट जाएंगे तो क्या होगा, फिर वो कोआगुलेट कर जाएंगे, है ना, चार्ज ही नहीं रहेगा। तो कोआगुलेशन करने का तरीका हमने जो 5 बताए हैं उसमें 3 तरीके आपको मालूम पड़ गए। एक तो बाय प्रोलॉन्ग डायलिसिस, ठीक है, कोएगुलेशन ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स में पहला हो गया बाय प्रोलॉन्ग्ड डायलिसिस। दूसरा आपने बताया इलेक्ट्रोफोरेसिस, इसको कैटाफोरेसिस भी कहा जाता है, कैटाफोरेसिस। तीसरा हमने बताया बाय एडिशन ऑफ इक्विमोलर अपोजिटली चार्ज्ड कोलाइडल सॉल्यूशंस। और क्या है, बाय बॉइलिंग, बॉईल करने से भी हो जाता है। और बाय एडिशन ऑफ सूटेबल इलेक्ट्रोलाइट, एडिशन ऑफ सूटेबल इलेक्ट्रोलाइट। हाँ जी बच्चों, बात समझ में आ रही है? ये 5 मेथड्स आपके कोलाइडल पार्टिकल्स को प्रेसिपिटेट कराने के लिए हैं। बॉइलिंग में कैसे प्रेस होगा कोआगुलेशन? बॉइलिंग में क्या हो रहा है? यस, कोलाइडल पार्टिकल्स के ऊपर कोई ना कोई चार्ज एड्जॉर्ब्ड होता है। जब ये बॉईल करोगे तो बड़ी स्पीड में आपस में टकराएंगे, टकराने की वजह से उनके ऊपर जो चार्ज है वो हट जाएगा, आयंस हट जाएंगे। जब ज़्यादातर आयंस हट जाएंगे तो उसके न्यूट्रलाइज हो गए तो वो आपस में कोलेस्क करके बैठ सकते हैं, ठीक है। और एडिशन ऑफ सूटेबल इलेक्ट्रोलाइट में कैसे होगा? यस, अपोजिटली चार्ज आयंस, इलेक्ट्रोलाइट के अंदर पॉजिटिव नेगेटिव आयन दोनों हैं, और अपोजिटली चार्ज आयंस को अगर वो एड्जॉर्ब कर लेगा सेलेक्टिवली तो चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाएगा, और चार्ज न्यूट्रलाइज होते हैं वो भारी होकर बैठ जाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या हो रहा है बच्चों? तो इसमें हम कहेंगे कि व्हेन द कोलाइडल पार्टिकल्स मूव टू opposite electrodes under the influence of electric charge, there they get neutralized and they settle down due to coagulation, ठीक है। they settle down because they are neutralized। तो इस तरह से जो coagulation हो रहा है वो उस मेथड को हम कहते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस या कैटाफोरेसिस में।
और हमने आपको बताया था इलेक्ट्रोफोरेसिस या कैटाफोरेसिस का हम बहुत बड़ा यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं? सीवेज डिस्पोजल में। सीवेज जो पहले नाली में जाती थी, फिर नाले में जाती थी, फिर नदी में जाती थी, सब जगह पॉल्यूशन करती थी, तो वो अब सीवेज पंपिंग स्टेशन पे जाएगी, उसको कोलाइडल साइज़ में बना के और उसका डिस्पोजल किया जाएगा। एक तरफ सारा सॉलिड वेस्ट आ जाएगा जो कि मैन्योर के काम में आ जाता है, और जो लिक्विड है वाटर वो उसको हम यूज़ कर लेते हैं फॉर इरिगेशन पर्पसेस। ठीक है जी। तो ये 5 मेथड्स हैं। क्लियर हो गया? जो कोलॉइडल पार्टिकल्स हैं उनको इन्होंने जो क्लासीफाई जो किया हुआ है वो एक तरीका तो इनका लायोफिलिक और लायोफोबिक कोलॉइड्स वाला है। लायोफिलिक और लायोफोबिक कोलॉइड्स में क्या डिफरेंस है? लायोफिलिक कोलॉइड्स एंड लायोफोबिक कोलॉइड्स, इनमें क्या डिफरेंस है? हाँ, लायोफिलिक मिक्सिंग से ही दे आर प्रिपेयर्ड डायरेक्टली बाय मिक्सिंग। ठीक है, स्टार्च का सॉल्व बनाना है, पानी के अंदर थोड़ा स्टार्च मिला दो, प्रॉपर स्टरिंग के साथ कोलॉइडल सॉल्व बन जाएगा। लायोफोबिक, यस, दे आर प्रिपेयर्ड बाय स्पेशल मेथड्स, प्रिपेयर्ड बाय स्पेशल मेथड्स। इनके लिए स्पेशल मेथड्स चाहिए, उनसे प्रिपेयर होगा जी। यस, लायो मान फिलिक माने लविंग और लायो माने लिक्विड, तो लिक्विड लविंग दैट इज देयर इज एक्सटेंसिव hydration of the dispersed phase by dispersion medium. डिस्पर्जन मीडियम, वाटर अगर डिस्पर्जन मीडियम है तो उसका डिस्पर्स्ड फेज के साथ काफ़ी लगाव हो जाएगा। ठीक है, तो उसकी वजह से इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। और इसके केस में क्या है कि इनके बीच में फोबिक माने हीटिंग होता है, तो इनमें ज़्यादा कोई लगाव है नहीं। ठीक है, नो हाइड्रेशन ऑफ डिस्पर्स्ड फेज बाय डिस्पर्जन मीडियम, ज़्यादा इनमें लगाव नहीं है, तो ये ज़्यादा स्टेबल है, मोर स्टेबल एंड रिवर्सिबल। अगर डिस्पर्स्ड फेज डिस्पर्जन मीडियम को अलग अलग को फिर से मिला दो, फिर बन जाएगा, इसमें नहीं बनेगा और स्टेबिलिटी कम है, लेस स्टेबल एंड इरिवर्सिबल। ठीक है, इसमें थोड़ा सा इलेक्ट्रोलाइट डालोगे तो नहीं प्रेसिपिटेट होगा, ये कम स्टेबल है, थोड़ा सा इलेक्ट्रोलाइट डालोगे तो प्रेसिपिटेट हो जाएगा। इसका एग्जांपल स्टार्च, कोलाइड्स ऑफ कोलाइडल सॉल्व्स ऑफ स्टार्च, गम, जेलेटिन, प्रोटीन एटसेट्रा। ठीक है, और ये हाँ कोलाइडल सॉल्व्स ऑफ मेटल्स लाइक गोल्ड, प्लैटिनम, गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम एटसेट्रा। तो ये एग्जाम्पल भी आपको मालूम होना चाहिए। हैं जी? हाँ, मेटल सल्फाइड्स भी बना सकते हैं, ये सब इसी में आएंगे। मेटल्स एंड मेटल सल्फाइड्स लिख लो, मेटल्स एंड मेटल सल्फाइड्स। जो नेचुरल वाले हैं वो ज़्यादातर लायोफिलिक में आते हैं, और जो स्पेशल मेथड से बनाने पड़ते हैं वो लायोफोबिक में आते हैं। लायोफोबिक को स्टेबलाइज करने के लिए स्टेबलाइज़र डालना पड़ेगा,
और लायोफिलिक में ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है जी, उतारो इनको। मल्टी मॉलिकुलर कोलॉइड्स क्या होते हैं बच्चों? कोई बता सकता है व्हाट आर मल्टी मॉलिकुलर कोलॉइड्स? जब छोटे छोटे पार्टिकल्स मिलके, ठीक है, जब छोटे छोटे पार्टिकल्स मिलके बड़े हो जाते हैं, कोलॉइडल साइज में आ जाते हैं, तो उनको मल्टी मॉलिकुलर कोलॉइड्स कहा जाता है। जैसे गोल्ड के पार्टिकल्स बहुत छोटे छोटे हैं, बहुत सारे गोल्ड के पार्टिकल्स मिलके 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में अगर डायमीटर आ जाएगा तो फिर वो कौन सा कहलाएगा? मल्टी मॉलिकुलर कोलॉइड्स। ठीक है। एक होता है मैक्रो मॉलिकुलर कोलॉइड्स, उसमें क्या होता है? पार्टिकल्स जो होते हैं वो कोलॉइडल साइज में होते हैं। मैक्रो को मानना ही बड़ा होता है। तो जब बड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं और सुटेबल डिस्पर्जन मीडियम में उनको डिस्पर्स कर दिया जाता है, तो यू ऑब्टेन कोलॉइडल सोल्यूशन विच इज़ नोन एज मैक्रोमोलिकुलर कोलॉइड्स। ठीक है। तो मैक्रोमोलिकुलर कोलॉइड्स में जैसे आपका सेल्यूलोज है, प्रोटीन है, नायलॉन है, ये सब मैक्रो में आ जाते हैं। और मल्टी मॉलिकुलर के अंदर गोल्ड है, सल्फ़र है, तो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स मिलके जब कोलॉइडल साइज एक्वायर कर लेते हैं तो उनको मल्टी मॉलिकुलर कोलॉइड्स। मल्टी मॉलिकुलर कोलॉइड्स आर फॉर्म्ड व्हेन स्मॉल पार्टिकल्स join together to acquire colloidal size. Colloidal size, that is 1 nanometer to 1000 nanometer diameter. In a suitable dispersion medium. Example: gold sol, सल्फर सॉल। ठीक है। गोल्ड के छोटे छोटे और सल्फर के बहुत सारे मिलके जब कोलॉइडल साइज में आ जाते हैं तो उनको मल्टी मॉलिकुलर कोलॉइड्स कहते हैं। मैक्रोमोलिकुलर कोलॉइड्स आर फॉर्म्ड व्हेन large particles having colloidal size are dispersed in suitable dispersion medium. Example: colloidal sols of cellulose, protein, नायलॉन, पॉलिएस्टर एट्सेट्रा। ठीक है। ये नायलॉन पॉलिएस्टर मैन मेड है, सेल्यूलोज प्रोटीन्स नेचुरल है। तो बहुत सारे कोलॉइडल सॉल्ट्स इस तरह से हम बना सकते हैं। तो ये जो मल्टी मॉलिकुलर और मैक्रोमोलिकुलर कोलॉइड्स हैं, ये क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम में है। तो इसमें 3 आते हैं, एक मल्टी मॉलिकुलर, एक मैक्रोमोलिकुलर और एक आता है एसोसिएटेड पार्टिकल्स, वो मिसल फॉर्मेशन वाला है। ये दोनों उतारिए जल्दी से, फिर एसोसिएटेड कोलॉइड्स की भी बात कर लेंगे हम लोग।
एसोशिएटेड या मिसल्स वाला जो है उसके अंदर कुछ सब्सटेंसेस जो होते हैं लो कंसंट्रेशन पे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करते हैं। एसोशिएटेड कोलॉइड्स में एसोशिएटेड कोलॉइड्स मिसल्स some substances behave like normal strong electrolytes at low concentration but at high concentration they aggregate together to form micelles, which are colloidal in nature. Example: soap molecules form micelles। ठीक है, तो ये तीन तरह के कोलॉइडल पार्टिकल्स बेस्ड ऑन डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम है। बहुत छोटे छोटे हैं, जुड़ के कोलॉइडल साइज ले लेते हैं तो उनको मल्टी मॉलिक्यूलर कोलॉइड्स कहते हैं। पहले ही बहुत बड़े हैं और डिस्पर्जन मीडियम में डालने पे कोलॉइडल साइज ले लेते हैं तो वो मैक्रोमोलिकुलर हैं। और कुछ पार्टिकल्स ऐसे होते हैं कि लो कंसंट्रेशन पे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करते हैं और हाई कंसंट्रेशन पे दे एग्रीगेट टुगेदर टू फॉर्म मिसल्स। तो ये तीन तरह के कोलॉइड्स हैं बेस्ड ऑन द डिफरेंसेस इन देयर डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम। ठीक है जी। एक और इन्होंने क्लासिफिकेशन किया है, जो लायोफिलिक और लायोफोबिक था वो बेस्ड ऑन द इंटरेक्शन बिटवीन द डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम पे था। ये जो हमने किए मल्टी मॉलिक्यूलर वगैरह वाले ये बेस्ड ऑन द साइज ऑफ द डिस्पर्स्ड फेज डिस्पर्जन मीडियम थे। और एक और जो है कि टाइप ऑफ डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम पे उसमें 8 तरह के कोलॉइड्स हैं, तो उनको भी देख लेते हैं। ये हटा दें। जो अगर डिस्पर्स्ड फेज मान लीजिए लिक्विड है तो डिस्पर्जन मीडियम अलग अलग फॉर्म में हो सकता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो उनके एग्जांपल्स हम लोग देखते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा थोड़ा सा। Dispersed phase, dispersion medium, type of colloid and examples. Dispersed phase, dispersion medium, type of colloid और examples। ठीक है, डिस्पर्स्ड फेज के अंदर हमने मान लेते हैं, ले लेते हैं पहले सॉलिड इन लिक्विड। डिस्पर्स्ड फेज सॉलिड है, डिस्पर्जन मीडियम लिक्विड है, तो इसको किस तरह का कोलॉइड कहेंगे? सॉल कहेंगे। यस। एग्जाम्पल पेंट है, स्टार्च इन वाटर है। ठीक है, सॉलिड पोर्शन कोई भी है, पेंट है, सेल फ्लूइड है, ठीक है, जूसेस हैं, ये सब इसी में आते हैं। ठीक है। नंबर 2, लिक्विड इन लिक्विड के अंदर कोलॉइडल सॉल्ट को क्या कहेंगे? इमल्शन। एग्जाम्पल मिल्क है। यस, मिल्क इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है इमल्शन का। पेंट्स में भी आते हैं, इमल्शंस पेंट्स में भी आते हैं। चलिए नंबर 3 देख लेते हैं।
डिस्पर्स्ड फेज लिक्विड है, डिस्पर्जन मीडियम लिक्विड है, डिस्पर्स्ड फेज गैस है। फोम, यस, जो छोटे छोटे झाग हैं तो उसके अंदर लिक्विड के अंदर थोड़ी सी हवा भरी हुई है या गैस भरी हुई है तो फोम कहलाता है वो। एरोसॉल कहते हैं ना लिक्विड, अच्छा गैस लिक्विड में है तो ये फोम ही है। और एग्जाम्पल में भी लादर झाग कह रहे हैं या फोम भी कह सकते हैं। ठीक है, चौथा यहाँ पे ले लेते हैं गैस। सॉलिड इन गैस का एग्जाम्पल यस स्मोक है। जब गैस वो होता है तो इसको एरोसॉल कहते हैं। स्मोक है या पेस्टिसाइड्स इन एयर है। लिक्विड इन गैस क्लाउड हो गया, ठीक है, ये भी एरोसॉल कहलाएगा। क्लाउड्स या आपके क्लोरोफॉर्म इन एयर, क्लोरोफॉर्म इन एयर, हाँ फॉग भी हो सकता है। फॉग इसमें आना चाहिए, सॉलिड पार्टिकल्स या लिक्विड पार्टिकल्स, मिस्ट वगैरह भी इसमें आ जाता है। ठीक है, तो ये आपके गैस इन गैस जो होता है वो सॉल्यूशन होता है, वो कोलॉइड नहीं होता क्योंकि दोनों के साइज छोटे होते हैं। ठीक है, अब और देख लेते हैं। सिक्स्थ ले लेते हैं, यहाँ पे सॉलिड इन सॉलिड। डिस्पर्स्ड फेज भी सॉलिड है, डिस्पर्जन मीडियम भी सॉलिड है, उस केस में क्या होगा? सॉलिड सॉल। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या होगा? एलॉयज़, मोल्टन फॉर्म में अपने गोल्ड और सिल्वर को मिक्स कर दिया तो वो क्या हो गया? सॉलिड इन सॉलिड हो गया। और सम कलर्ड ग्लासेस एंड जेम स्टोन्स। जो अंगूठियाँ पहनी जाती हैं, पुखराज है, मोती है, रूबी है, तो वो सब जो हैं मानिक वगैरह कलर्ड होती हैं, पत्थर जो होते हैं उसमें, तो वो क्या है? सॉलिड इन सॉलिड में कोलाइडल फॉर्म में है। लिक्विड इन सॉलिड, जेल। तो इसका एग्जांपल लिक्विड इन सॉलिड का यस, बटर, चीज़, जेलीज। बटर, चीज़, जेलीज। ठीक है, जो टूथपेस्ट है कॉलगेट, वो किस टाइप का है? वो वीसी टाइप का है। थोड़ा सा लिक्विड है, सॉलिड ज़्यादा है, अगर थोड़ा सा सूख जाए। पॉलिश की चेरी ब्लॉसम पॉलिश जो है वो भी इसी टाइप की है, सॉलिड वाला ज़्यादा है, लिक्विड थोड़ा सा है। ठीक है, आपका रसगुल्ला भी अगर कहा जाए लिक्विड इन सॉलिड, थोड़ा सॉलिड ज़्यादा है, लिक्विड थोड़ा सा ही है उसके अंदर। जैम भी वही लिक्विड इन सॉलिड है, तो वो इसी तरह से है। ठीक है, और गैस इन सॉलिड, गैस इन सॉलिड का क्या एग्जांपल लेंगे? हाँ ठीक है, स्पॉन्ज है। और फोम, रबर। फोम जो होता है सॉलिड है, उसके बीच में हवा भरी हुई है तो वो उसमें आ जाता है। और एक स्टोन होता है प्यूमिस स्टोन, उसमें भी गैस होती है, तो ये इसका एग्जांपल है प्यूमिस स्टोन, फोम, रबर। यहाँ पे जो फोम पहले बताया था वो झाग था, और ये जो फोम जो दबाओ तो दबता है, इसके अंदर हवा भरी होती है, तो एक गैस इन सॉलिड वाला केस है। तो ये इसके दो एग्जांपल्स हो गए, ये भी कोलाइडल इन साइज होते हैं। ठीक है बच्चों, ये भी सॉलिड सॉल में आ जाता है।
तो ये अलग अलग टाइप के कोलॉइडल सॉल्यूशंस हैं बेस्ड ऑन द डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम। डिस्पर्जन मीडियम ये थे और ये अगर डिस्पर्स्ड फेज हैं तो अलग अलग तरह के कोलॉइड्स बनेंगे, 8 तरह के। तो ये एग्जांपल्स के साथ हमें मालूम होने चाहिए। हाँ जी बच्चों, तो हमने ज़्यादातर टॉपिक्स इसके कवर कर लिए। किसी टॉपिक पे आपको डाउट है, कोई चीज़ कम क्लियर है तो पूछ लें। कॉन्सेप्ट क्लियर है सारा? चलिए एक क्वेश्चन छोटा सा है वो पूछ लेते हैं, तो फिर ये चैप्टर हमारा ख़त्म हो जाएगा। एनसीईआरटी ने क्वेश्चन पूछा है, Why is it essential to wash the precipitate with water before estimating it quantitatively? Question है, why is it essential to wash the precipitate with water before estimating it quantitatively? हाँ जी बच्चों, यस, जो कोलॉइडल पार्टिकल्स बनते हैं, प्रेसिपिटेट होता है, उसके ऊपर आयंस एड्जॉर्ब्ड होते हैं। तो अगर वॉश नहीं करेंगे तो इम्प्योरिटीज़ की वजह से वेट बढ़ जाएगा। तो इसको पहले वॉश कर लेना चाहिए, तो फिर वो जो एड्जॉर्ब्ड आयंस हैं वो हट जाएंगे, तो फिर वेट सही आएगा। दिस वॉशिंग इज डन सो एज टू रिमूव दी, we wash the precipitate to remove the adsorbed impurities and then we get the correct weight. Weight और quantity, ठीक है। इसके ऊपर अगर इम्प्योरिटीज़ जो एड्जॉर्ब्ड हैं उनको धो के अलग नहीं करोगे तो आपका वज़न गलत आएगा, वेट गलत आएगा। तो इसलिए उसको वॉश करते हैं ताकि सही वेट आ जाए, ठीक है। तो यहीं तक रखते हैं। तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है। इसके एनसीईआरटी के क्वेश्चंस अपनी तरफ से और देख लीजिएगा, फिर भी कोई डाउट हो तो